कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको इशू कौन करता है? जिनको रिकमेंड कौन करता है? ICAI। और रिव्यू कौन करता है? एग्जामिन कौन करता है? NFRA। समझ आ गई? हाँ जी। अकाउंटिंग standards shall be followed by all the company। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो बाय ऑल द कंपनी। क्लियर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो बाय ऑल द कंपनी सब, बट जी सर। एक्सेप्ट लिखो, एक्सेप्ट इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। डाटा क्या कह रहे हो सिमरन? and others that are incorporated under the special act। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट। जो कंपनी स्पेशल एक्ट में बनी है उनको स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? हाँ जी। हाँ, जो नोट करा रहा हूं सेक्शन 129 में, अकॉर्डिंगली वही नोट करना और वहीं से ही अकॉर्डिंगली उसको मेन करना। ठीक है ना? ठीक है मंशा? ठीक है सिमरन? समझ आ रहा है? हाँ जी, क्लियर है। हाँ, नोट कर लिया मंशा यहां तक? आगे बढ़े? हाँ जी। ओके। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर कौन सा है? सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड है। नहीं, सेकंड थोड़ी ना, फोर्थ पॉइंट नंबर है। मंशा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ओके। कितने पॉइंट मैंने अभी तक लिखवा दिए हैं? 4 पॉइंट लिखवा दिए ना, 3-4 पॉइंट लिखवाए हैं अभी तक। सिमरन कितने पॉइंट लिखवाए हैं? सर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा पॉइंट हमने कौन सा लिखा था? वही लिखा है। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग। तीसरा पॉइंट हमने लिखा था कि इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला हो गया। ठीक है ना? अब लिखो दूसरा पॉइंट। हाँ जी, वो ही सारा हुआ। हाँ, अब लिखो दूसरा पॉइंट। यहां तक क्लियर है? मंशा क्लियर? समझ आ गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जी सर। एज पर सेक्शन 129 बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिपेयर की जाती है वो प्रिपेयर की जानी चाहिए एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 129 ऑफ द, एज पर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको प्रिपेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको रिकमेंड कौन करता है? जिनको रिकमेंड किया जाता है बाय दी ICAI, और जिनको एग्जामिन किया जाता है NFRA के द्वारा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर एक कंपनी को ऑब्जर्व करना मैंडेटरी है, सिर्फ उन कंपनी को छोड़ के जो कौन सी कहाँ फॉल करती हैं, जो स्पेशल एक्ट के अंदर पड़ी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी।
ठीक है ना। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखो, द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड shall be, the format of फॉर्मेट accounting, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट sorry, the format of financial statement shall be, the format of financial statement shall be in accordance with the, shall be in accordance with the शेड्यूल schedule 3, 3 शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, at every annual journal meeting, at every annual journal meeting, financial statement shall be, जो हर एक जर्नल मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall be laid, shall be lay, shall be laid before the members of the company by the board of director। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, हर जर्नल मीटिंग के अंदर जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको क्या करेगा, मेंबर्स के आगे प्रेजेंट करेगा। समझ आ गई? सर एक बार और बता दिए। कि ये लिख रहा है कि एट एवरी एनुअल जर्नल मीटिंग, कंपनी की एजीएम होती है ना, कंपनी की एजीएम होती है, हर एक एजीएम के अंदर, यस सर, हर एक एजीएम के अंदर, एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, मेंबर्स के आगे प्रेजेंट करेगा। ले डाउन का मतलब होता है, लेड का मतलब होता है प्रेजेंट करना। क्लियर है? लेड बिफोर का मतलब होता है ठीक है प्रेजेंट सर। करना। एट एवरी जर्नल मीटिंग of the company, the financial statement shall be laid before member of the company by the board of director of the company। समझ आ गई? यस सर। हाँ, फोर्थ पॉइंट लिखो, if the company have, if the company has one or more subsidiaries, अगर कंपनी की एक या एक से ज्यादा क्या है, सब्सिडरी है। इफ द कंपनी हैव वन और मोर सब्सिडरी, कंपनी की एक या उससे ज्यादा क्या है, सब्सिडरी है, जब क्या होगा, इट शैल, इट शैल, देखो होल्डिंग कंपनी एक होती है, होल्डिंग कंपनी एक होती है, सब्सिडरी कंपनी एक होती है, एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी। सिमरन आप बताओगे होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी जिसका शेयर होता है दूसरी होल्डिंग कंपनी कंपनी में, जो कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करती है, या फिर वोटिंग राइट होल्ड करती है, या फिर वोटिंग राइट होल्ड करती है। समझ आ गई मंशा? जी सर। हाँ, इसका मतलब क्या होता है होल्डिंग कंपनी का, मतलब 50% ऑफ द शेयर, हाँ, मोर देन हाफ, जी
आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर होल्ड करती है तो उसको बोला जाता है, या 50% से ज्यादा वोटिंग होल्डिंग राइट अगर कंपनी। होल्ड करती है तो उसे बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। समझ आ गई? ठीक जी। हाँ, अब जिस कंपनी के अंदर ये होल्डिंग कंपनी 50% से ज्यादा वोटिंग राइट होल्ड करती है उसको बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। लिखो, जिस कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी 50% से ज्यादा वोटिंग राइट और अगर जिस कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा वोटिंग राइट या फिर शेयर कैपिटल होल्ड करती है तो उसे भी बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। जिस कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी 50% से ज्यादा वोटिंग राइट या शेयर कैपिटल होल्ड करती है उसे सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। समझ आ गई सिमरन, मंशा? हाँ जी। हाँ। जी सर। तीसरा होता है एसोसिएट कंपनी। तीसरा क्या होता है? एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है? एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होता है जिसके अंदर कोई दूसरी कंपनी का यूनिट दूसरी कंपनी का क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी का क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा बट मैक्सिमम कितना होना चाहिए? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में, हाँ जी सिमरन, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 20% वोट। जब एक कंपनी दूसरी 20%। कंपनी में 20% या उससे ज्यादा मतलब मैक्सिमम टू बट मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50% तक। 50%। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में कम से कम 20% से लेके ज्यादा से ज्यादा 50% तक होल्ड करती है तो उस कंपनी को बोला जाता है एसोसिएट कंपनी। अगर 50% से ज्यादा होल्ड करेगी तो क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। तो ये 3 कंपनी होती है। अब मुझे ये बताने का कारण क्या था, ये क्यों बता रहा हूं मैं? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। मंशा, तीनों कंपनियों का समझ आ गया? होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है? सर एसोसिएट कंपनी में थोड़ा डाउट आ रहा है, एक बार एक्सप्लेन करते हैं। यस मंशा, क्या कह रहे हो? सर थोड़ा एसोसिएट कंपनी में एक बार और एक्सप्लेन कर दें, कंफ्यूजिंग हो रही है। एसोसिएट कंपनी में, हाँ, होल्डिंग और सब्सिडरी तो समझ में आ गई, एसोसिएट कंपनी में थोड़ा कंफ्यूज है। दोबारा से समझाता हूँ। होल्डिंग सब्सिडरी समझ आ गया? यस सर। एसोसिएट बताता हूँ दोबारा से। एसोसिएट कंपनी क्या होता जी। है? एग्जाम्पल से बताता हूँ। ए कंपनी है, ए कंपनी, जी।
एक है बी कंपनी। ये ए कंपनी क्या कर रही है, बी कंपनी के अंदर 20% या उससे ज्यादा, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है, 50%। अगर इतना होल्ड करती है, कम से कम 20% या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% इस बी कंपनी के अंदर, तो हम कहेंगे ये बी कंपनी जो क्या है, ए कंपनी की एसोसिएट कंपनी है, एसोसिएट कंपनी। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी। जी सर। हाँ। अब एक और चीज मैं बताता हूं, 20% कम से कम इस होल्ड करने को, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 20% होल्ड करती है तो इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या बोला जाता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, समझ आ गई? हाँ, इसे बोला जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, तीनों समझ आ गए? हाँ जी। हाँ। मंशा क्लियर है? यस सर। जी सर, हो गया क्लियर। हाँ। तो अब क्या होता है, मेरे को बताने का रीजन क्या था, अब मैं इसको मुद्दे पे आता हूँ। बताने का रीजन क्या था, किसी कंपनी की, किसी भी कंपनी की लिखो, इफ एनी कंपनी हैज, अगला पॉइंट लिख रहे हैं हम। हाँ, पॉइंट नंबर 4, इफ एनी कंपनी, if any company has one or more subsidiary company, अगर किसी कंपनी की एक या एक से ज्यादा क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, एंड या फिर और एसोसिएट कंपनी है। अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है एंड एसोसिएट कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड कंपनी थी, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी थी बी लिमिटेड, और उसकी एक एसोसिएट कंपनी थी, ए की ही एसोसिएट कंपनी थी, ये थी सब्सिडरी और ये थी सी एसोसिएट, सी लिमिटेड। इसको भी अपनी बैलेंस शीट बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ये ए लिमिटेड जो है, जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, अपनी तो बनाएगी बनाएगी, साथ में इसको जब कंपनी अपनी खुद की बैलेंस शीट बनाती है, लिखो, इसको भी नोट कर लो, नोट में लिख लो, when a company prepare it is own financial statement, it is, जब कंपनी अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, it is called stand alone financial statement, it is called stand alone financial statement, उसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। समझ आ गई? और जब, हाँ जी। हाँ, और जब दूसरा नोट लिखो, नोट नंबर 2, व्हेन कंपनी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद जब कंपनी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद इट इज सब्सिडरी, along with it is subsidiary and associate company is financial statement, with it is subsidiary
and associate and associate company is financial statement. जब कंपनी अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो उसे बोला जाता है स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ व्हेन कंपनी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद इट इज सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समझ आ गई यहां तक? इसको बोला जाता है इट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर है? यस सर क्लियर है. हाँ. तो इसमें एक और चीज आती है यहाँ पे. अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ जो मैंने आपको बताया, मैं आगे आपको पढ़ा देता हूँ कि जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेगी, जब कंपनी, देखो क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है, मैंने पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या लिखवाया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी बिफोर द मेंबर ऑफ द कंपनी. मतलब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहाँ प्रेजेंट करेंगे? एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर मेंबर के सामने प्रेजेंट करेंगे. ये तो ठीक हो गया. अब क्या हो गया? वेयर द कंपनी, अगला पॉइंट ये है, वेयर द कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी इट शैल इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2. भाई अपनी स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंपनी बनाएगी, अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंपनी बनाएगी. मतलब मैं बताना चाह रहा हूं आपको, एक कंपनी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड. कंपनी ये कौन सी है? ये है होल्डिंग कंपनी, ये है सब्सिडरी कंपनी, ये है एसोसिएट कंपनी. मान लो इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी. तो होल्डिंग कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, वो तो बनाएगी, उसके साथ क्या प्रिपेयर करेगी? इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करेगी, जिसको बोला जाता है शैल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. समझ आ गई? ठीक है. हाँ. इकट्ठी में कंबाइन करके बनाएगी. कंबाइन करके बनाएगी. अपनी खुद की तो बनाएगी, एक इकट्ठी करके भी बनाएगी. उसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ पे लिखा गया है कि वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी इट शैल इन एडिशन टू, इन एडिशन का मतलब स्टैंडअलोन, इट शैल इन एडिशन टू स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. समझ आ गई? और उस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां प्रेजेंट करेंगे? उसको भी एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा. क्लियर है? हाँ जी. कि कंपनी शैल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल द सब्सिडरी इन द सेम मैनर. जैसे उसने अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, ऐसे ही वो इकट्ठी करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी शैल आल्सो ले डाउन, उसको भी ले डाउन करेगी बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अलोंग विद लेइंग द इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? अलोंग विद इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? ठीक है. उसकी अपनी खुद की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ. ये पॉइंट समझ आ गया जो मैं आपको समझाना चाहता था? मंशा एंड सिमरन क्लियर है? जी सर क्लियर है. हाँ. कोई डाउट मंशा? सर हाँ. सिमरन क्लियर है? हाँ जी. हाँ. ये यहाँ तक पॉइंट सारे नोट कर लिया आपने? हाँ जी कर लिया. ओके. अब आगे बात करते हैं. पॉइंट नंबर 5. आपने पॉइंट नंबर 4 कर लिया नोट. इफ द कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी द कंपनी शैल इन एडिशन टू द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
एंड ऑल्सो प्रेजेंट द सेम बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। समझ आ गई? हाँ अगर नहीं नोट किया तो लिखवाऊं? नोट कर लिया या ठीक है, या लिखवाऊं? लिख लिया सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। The company shall also attach along with financial statement a separate statement containing the, मतलब जब कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी उसके साथ एक क्या अटैच करेगी? द कंपनी शैल ऑल्सो अटैच along with the financial statement a separate statement containing the details of its subsidiaries, जिसके अंदर वो क्या करेगी? फीचर्स देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एक ब्रीफ स्टेटमेंट आती है जिसको बोला जाता है AOC1। आपको अगर ये लाइन लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इस लाइन को आप रिप्लेस कर सकते हो। मैं लिखवाता हूं, पॉइंट नंबर 5 लिखो। द कंपनी शैल, पॉइंट नंबर 5, द कंपनी शैल also attach along with the financial statement, the form AOC1। AOC1 अटैच करिए। AOC1 का नाम क्या होता है? लिखो, दैट इज साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ गई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी, हाँ जी साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हाँ जी सब्सिडरी। क्लियर। तो पॉइंट नंबर 5 आप ये लिख सकते हो। समझ आ गई? पॉइंट नंबर 6 लिखो। हाँ जी द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है बताओगे? दोनों की कंबाइन है, जो कंबाइन करके Subsidiary बनाई की जाती है, जब जो कंपनी कंबाइन क्या करके है बनाई जाती है, होल्डिंग हाँ। सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी को कंबाइन करके, ठीक है ना? द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। सर होल्डिंग कंपनी ही बनाती है ना क्या? हाँ जी, Consolidated। मंशा क्या कह रहे हो? सर जी मैं ये बोल रही थी कि होल्डिंग कंपनी ही बनाती है कंसोलिडेटेड हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होल्डिंग कंपनी बनाती है, जो मेन कंपनी होती है ना, जिसके जी। अंडर दूसरी कंपनी होती है, या तो सब्सिडरी हो सकती है या एसोसिएट कंपनी, लेकिन हाँ। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा मेन कंपनी एक बनाती है, कंपनी। जिसके अंडर, जिसके कंट्रोल में दूसरी कंपनी होती है। समझ आ गई? होल्डिंग कंपनी। हाँ, जी जी होल्डिंग कंपनी हमेशा होल्डिंग कंपनी ही बनाएगी, जी। या वो कंपनी बनाएगी जिसके अंडर कोई एसोसिएट कंपनी हो। क्लियर है? हाँ। ठीक है। द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall be made in accordance with the accounting standard. The consolidated financial statement shall be made in accordance with the accounting standards. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह प्रिपेयर की जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की जाएगी। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 133 सेक्शन में है। हाँ यस सर। हाँ, और सारे के सारे प्रोविजन, द प्रोविजन लिखो, द प्रोविजंस which are applicable to
the provisions which are applicable to standalone financial statement shall same to same shall apply mutandis shall apply mutatis mutandis का मीनिंग होता है सेम टू सेम. shall apply mutatis mutandis that is same to same अप्लाई होगा किस पे अप्लाई होगा सेम टू सेम कंसोलिडेटेड पे. जितने भी प्रोविजंस हैं आप लिखो सेक्शन जितने भी प्रोविजंस हैं. आई के बाद जो बताना माई. हाँ क्या कह रहे हो? माई टाटूस की इसका हाँ. मीनिंग क्या है? स्पेलिंग्स क्या है? माई टाटूस मुटेंडिस MY. MU हाँ जी. TATIS मुटेटिस. ये रहा मुटेटिस. देन उसके बाद मुटेंडिस MUTANDIS मुटेंडिस. सेम टू सेम अप्लाई होगा. अगर ये समझ नहीं आ रहा ना शेल सेम टू सेम अब लिख लो यहाँ पे सेम टू सेम. शेल सेम टू सेम अप्लाई टू. नहीं बस स्पेलिंग पता कर रहे थे. हाँ मुटेंटिस का मीनिंग है सेम टू सेम अप्लाई होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर. क्लियर है? समझ आ गई? इसकी स्पेलिंग किसकी एक स्पेलिंग तो है बताओ? MUTANIS. उसके हाँ. बाद मुटेंडिस क्या है? मुटेंडिस MUTANS NDIS मुटेंडिस अप्लाई टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. भाई जो प्रोविजन स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगते हैं सेम टू सेम अप्लाई होंगे. किसके ऊपर अप्लाई होंगे सेम टू सेम? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेट. मंशा समझ आ गई? जी सर. द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीजें एप्लीकेबल होंगी वही चीजें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्लीकेबल होंगी. हाँ. यही है ना सर? आपकी आवाज मेरे को थोड़ी सी कम आ रही है मंशा. थोड़ा सा एक बार माइक. सर हाँ एक बार दोबारा से बोलो. सर एक ही पॉइंट है, दो थोड़ी ना, एक ही है. कौन सा? हेलो हाँ सिमरन. सर जो 6 पॉइंट आपने बनाया है वो हाँ. 6 ही है, एक ही पॉइंट है. नहीं 6 अलग है 7 अलग है. क्लियर है? यस सर. हाँ. सर अब आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक आ रही है. अब बताओ क्या कह रही थी मंशा? सर मैं ये कह रही थी जो प्रोविजन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्लीकेबल होते हैं वही प्रोविजन कंसोलिडेटेड Yes. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एप्लीकेबल होंगे. जिस तरह से स्टैंडअलोन बनती है जिन प्रोविजन से जैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडअलोन पे लगते हैं जैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो शेड्यूल 3 स्टैंडअलोन पे लगता है सेम टू सेम वो कंसोलिडेटेड पे भी लगेगा. समझ आ गई? क्लियर है? तो एक पॉइंट नहीं हो, सेम ही है. 6 में भी सेम बात है, 7 में भी सेम बात हुई है. देखो 7 में स्पेसिफिकली ये बात कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की. ठीक है ना? 6 में ये बात कर रहा है सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की. हाँ जी. लेकिन 7 में ये सारे लो की बात कर रहा है. हाँ जी. लो चाहे वो सेक्शन 128 हो, हमने लास्ट क्लास में बात की थी 128 की. ठीक है. चाहे वो शेड्यूल 3 हो, चाहे वो सेक्शन 129 हो, चाहे वो किसी और से चीज से भी रिलेटेड हो, जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल होगी स्टैंडअलोन पे सेम टू सेम वो चीज कंसोलिडेटेड पे भी लगेगी. क्लियर हो गया यहाँ तक?
यहां तक कोई डाउट? यस सर। हाँ, नो। मान लो पॉइंट नंबर 8 लिखो, वेयर द financial statement of the company, where the financial statement of the company जहां पर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट कंप्लाइंग विद द, वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी नॉट complying with the requirement of accounting standard, with the requirement of accounting standard, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहां पर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई नहीं कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, तो कंपनी क्या करेगी? लिखो, द कंपनी शैल डिस्क्लोज, द कंपनी शैल डिस्क्लोज in its financial statement, the company shall disclose in its financial statement the difference if any from the accounting standard. मतलब अगर कोई डिफरेंस हुआ, मतलब कोई भी, वैसे तो देखो क्या कहते हैं, वैसे कहा जाता है कि सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करेगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी। बट किसी कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, तो फिर वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताएगी कि भाई रीजन क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों, मतलब ये बताएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कि अगर उसने कुछ और फॉलो किया है तो डिफरेंस बताएगी, वो डिस्क्लोज करेगी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डेविएशन, द डिफरेंस, जिसको बोला जाता है डेविएशन, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डेविएशन लिखो, फाइनेंशियल इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और रीजन भी बताएगी, द रीजन फॉर सच डिफरेंस, लिखो द रीजन फॉर सच डिफरेंस। लिख लिया ये पॉइंट कि भाई अगर कोई कंपनी वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जा रहा, तो फिर कंपनी क्या करेगी? कंपनी वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपरली क्या बताएगी? रीजन बताएगी कि डिफरेंस क्यों है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। समझ आ गई? हाँ जी, हाँ हाँ जी। ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 और लास्ट पॉइंट है ये हमारा, पॉइंट नंबर 9 लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है। अगर कोई डायरेक्टर, वेयर एनी डायरेक्टर, वेयर एनी मैनेजिंग डायरेक्टर, लिखो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, जहां पर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, वेयर एनी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर फुल टाइम डायरेक्टर